गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। तो गाइस, कल हमने 40 तक कर लिया था एडुटेरिया प्रैक्टिस एट एंशिएंट इंडिया का प्रश्न इसमें, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 41 से। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। उत्तर वैदिक ग्रंथों में आर्य शब्द ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का द्योतक है। दूसरा है, वैश्य वर्ण के लोग उपनयन संस्कार के हकदार नहीं थे। बलि प्रथा ने ब्राह्मणों की शक्ति कमजोर कर दी। कभी कभी ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच सर्वश्रेष्ठता स्थापित करने के लिए संघर्ष छिड़ जाते थे। तो क्या बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए, इसमें से दूसरा और तीसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, दूसरा और तीसरा जो स्टेटमेंट है ये गलत है। और किस प्रकार से गलत है, चलिए देखते हैं एक एक करके। तो 3 उच्च वर्ण माना गया है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को, और एक सामान्य विशेषता थी कि ये उपनयन संस्कार यानी जनेऊ धारण करने के हकदार थे। सबसे नीचे का वर्ण यानी शूद्र को यह अधिकार नहीं था, ठीक है। तो इसलिए ये कथन गलत हो गया है कि वैश्य वर्ण के लोगों को उपनयन संस्कार का हकदार नहीं थे, ये गलत है। केवल शूद्र को ये अधिकार नहीं था। नेक्स्ट है, बलि प्रथा ने ब्राह्मणों की शक्ति कमजोर कर दी थी। तो ये गलत है, कमजोर नहीं बल्कि स्थिति मजबूत कर दी थी। बलि प्रथा ने ब्राह्मणों की शक्ति में काफी वृद्धि कर दी थी। ब्राह्मणों का उदय आश्चर्यजनक विकास था, जो कि भारत के बाहर आर्य समाज में दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार से दोनों कथन जो है असत्य है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जनपद शब्द का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है। तो जनपद शब्द का पहली बार उल्लेख ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। ऑप्शन बी इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है, वैदिक ग्रंथों में व्रीहि शब्द एक अनाज की विशेष रूप से प्रयुक्त हुआ है। व्रीहि किस अनाज के लिए उपयुक्त हुआ है, तो यह हो जाएगा चावल। नेक्स्ट है, कथन और कारण। पहला कथन है, उत्तर वैदिक काल में वर्ण विभेद उतना गहरा नहीं हो पाया था। कारण, राजा के राज्याभिषेक से जुड़े कई सार्वजनिक अनुष्ठानों में शूद्र हिस्सा लेते थे। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है और कथन की व्याख्या कारण सही तरीके से करता है, इसलिए आंसर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन माने जाते थे। तो महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और इन्हें ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट है, जैन धर्म देवताओं के अस्तित्व को मान्यता नहीं देता है। जैन धर्म में जीन जिन्ना को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। जैन धर्म वन व्यवस्था की निंदा करता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, पहला जो कथन है जैन धर्म देवताओं के अस्तित्व को मान्यता नहीं देता, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा है, जैन धर्म में जीन और जिन्ना को सर्वोच्च स्थान दिया गया, ये बिल्कुल सही है। जैन धर्म वन व्यवस्था की निंदा करता है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। यानी कि सही कथन केवल एक है, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। इसको अच्छे से समझते हैं पहले हम लोग। जैन धर्म ने देवताओं के अस्तित्व को मान्यता दी है, किंतु उनका स्थान जिन जिन्ना के कमतर रखा गया है, ठीक है। अर्थात जिन को जैन धर्म में सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया है। साथ ही जैन धर्म ने वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की है। महावीर का मानना है कि एक व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों के पापों या पुण्यों के फलस्वरूप ही निम्न या उच्च वर्ण में जन्म लेता है। तो इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाता है कि जैन धर्म वन व्यवस्था की निंदा करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर है, जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो चलिए रीड करते हैं। पहला, जैन धर्म के सिद्धांतों के प्रचार के लिए पाली भाषा को अपनाया गया, ये बिल्कुल गलत है। पाली भाषा नहीं, प्राकृतिक भाषा को अपनाया गया, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अधिकांश जैन धर्म से जुड़े साहित्य की रचना अर्धमागधी में किया गया, ये बिल्कुल सही है। 6ठी शताब्दी में पाटलिपुत्र में जैन ग्रंथों के संकलन का काम पूरा किया गया, ये स्टेटमेंट गलत इसलिए है क्योंकि ये पाटलिपुत्र में नहीं बल्कि वल्लभी गुजरात में पूरा हुआ था। जैन धर्मावलंबियों ने कन्नड़ भाषा के विकास में पर्याप्त योगदान दिया, ये भी बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा सही कथन केवल 2 और 4, केवल 2 और 4 ऑप्शन नंबर सी में है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर देना है। ऑप्शन है महावीर स्वामी से लगभग 27 वर्ष पहले, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महावीर स्वामी से लगभग 27 वर्ष पहले। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी एक दूसरे के समकालीन थे। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, देखिए जो इनका जन्म है कहीं कहीं अलग दिया जाता है, कहीं अलग दिया जाता है। तो फिलहाल 567 ईसा पूर्व नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु नामक स्थान में। वहीं महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था बिहार के वैशाली के निकट भसड़ नामक स्थान पर। इस प्रकार गौतम बुद्ध का जन्म महावीर स्वामी के 27 वर्ष पहले हुआ है। हालांकि आपको ना कुछ और भी मिल सकता है डेट इनके जन्म का, गौतम बुद्ध के जन्म का। तो ये जो 567 दिया हुआ है, कहीं पे आपको कुछ और मिलेगा, महावीर स्वामी का भी अलग मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग को ऐसा आंसर चुनना है जो लगभग करीब होता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी से 27 वर्ष पूर्व। चलिए आगे देखते हैं 49 नंबर प्रश्न। नेक्स्ट है,
किस बौद्ध ग्रंथ में गाय को भोजन, सौंदर्य, शक्ति और सुख प्रदान करने वाला बताया गया है? किस बौद्ध ग्रंथ में? तो ये बौद्ध ग्रंथ है सूतनीपात। अहिंसा एवं पशु जीवन की पवित्रता पर बौद्ध धर्म में बहुत महत्व दिया गया है। इसके कारण तत्कालीन समय में पशुधन में वृद्धि हुई थी, जो नवीन कृषि पद्धति के विकास में काफी सहायक सिद्ध हुआ था। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ सूतनीपात में गाय को भोजन, सौंदर्य, शक्ति और खुशी यानी आनंद प्रदान करने वाला बताया गया है और उसकी सुरक्षा का आग्रह किया गया है। यह शिक्षा उल्लेखनीय रूप से तब आई जब पशुओं की हत्या अनार्य लोग भोजन के लिए और आर्य धर्म के नाम पर करते थे। नेक्स्ट है 50वां नंबर प्रश्न है, कथन ए और कारण पर विचार करना है। ठीक है, पहला है बौद्ध धर्म ने यानी कथन है, बौद्ध धर्म ने प्राचीन भारत की कला पर अपना प्रभाव छोड़ा। कारण, भारत में पूजा की जाने वाली आरंभिक मानव मूर्तियां संभवतः बौद्ध गौतम बुद्ध की थी। तो देखिए ए और आर दोनों सही है, पर ए जो है आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्यों? चलिए पढ़ते हैं। प्रश्नगत कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। भारत में पूजा की जाने वाली पहली मानव मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने पत्थर के बुद्ध के जीवन की विभिन्न घटनाओं को चित्रित किया। बिहार में बौद्ध गया और मध्य प्रदेश के सांची पर भरहूत की मूर्ति श्रृंखलाएं इन्हीं कलात्मक गतिविधियों को उजागर करती है। पहली शताब्दी के बाद से गौतम बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण श्रृंखलाबद्ध रूप से शुरू हो गया। तो इसका आंसर देखिए क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये संभवतः बोला जा रहा है। ठीक है, इसलिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 51वां नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यूनानी और भारतीय शिल्पकारों ने एक साथ मिलकर भारत के उत्तर पश्चिम की सीमाओं पर एक नई कला का सृजन किया, जिसे क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा गांधार कला शैली। यूनानी और भारतीय शिल्पकारों ने एक साथ मिलकर भारत के उत्तर पश्चिम सीमा में जिस कला का विकास किया उसे हम गांधार कला शैली कहते हैं। और इस कला की विशेषता थी इसके कथानक, जो तो बुद्ध जीवन या उनकी शिक्षाओं पर आधारित होते थे, और मूर्ति निर्माण का शिल्प अर्थात बनाने का तकनीक यूनानी कला से प्रेरित था। नेक्स्ट है, जैन मठों को क्या कहा जाता है? जैन मठों को बशादीस कहा जाता है। 5वीं शताब्दी ईस्वी के बाद जैन मठों की स्थापना हुई। जैन मठों को बशादीस कहते हैं। कर्नाटक में इसका पर्याप्त विकास हुआ। वहां के राजाओं के समर्थन और उनके द्वारा दी गई जमीनों पर इसकी स्थापना की गई। चैत्य बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान या फिर मठ है। स्तूप गौतम बुद्ध के जीवाश्मों के ऊपर निर्मित कलात्मक संरचना है। तो स्तूप कुछ इस तरीके का आपको पता होगा, सांची का स्तूप ऐसे ऐसे बना होता है, हर्मिका वगैरह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राजवंशों पर विचार करना है। शिशुनाग वंश, मौर्य वंश, नंद वंश, हर्यक वंश। उपर्युक्त राजवंशों को शासन करने के क्रम के अनुसार इसे सजाना है। तो देखिए सबसे पहले हो जाएगा हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश, यानी कि DACB ऑप्शन नंबर डी। तो हर्यक वंश जो है सबसे पहले आया था, उसके बाद शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। नेक्स्ट है कथन और कारण वाला प्रश्न फिर से आ गया है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में बड़े प्रादेशिक राज्यों के गठन की परिस्थितियां पैदा हुई। कारण है लोहे का बढ़ता अनुप्रयोग उपर्युक्त परिस्थिति का सर्वोत्तम उत्तरदायी कारक था। तो ये तो आपको पता है, ये बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट भी सही है और इसकी व्याख्या भी सही करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, महाजनपद और उसकी राजधानी को मैच करना है। सूची 1 महाजनपद, सूची 2 राजधानी। तो चलिए मिलाते हैं। वत्स की राजधानी क्या थी? तो वत्स की राजधानी हो जाएगी कौशाम्बी यानी इलाहाबाद। कौशल का श्रावस्ती, मल्ल का कुशीनगर, अवंती का उज्जैनी या महिष्मती। उज्जैन भी था इसकी राजधानी, पहली मतलब 2 राजधानियां थी, उज्जैनी और महिष्मती। तो क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 2, ए का हो जाएगा 2, दूसरा का हो जाएगा 4, तीसरा का हो जाएगा 1 और चौथा का हो जाएगा 3। ठीक है, मैंने बोला गलत पर मिलाया सही। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के मध्य में अफगानिस्तान और दक्षिण पूर्वी मध्य एशिया तक के भौगोलिक क्षेत्र के संस्कृत के प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पाणिनि ने कितने जनपदों में होने का उल्लेख किया है? तो इसका आंसर है 40। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की और विजय पदक के रूप में जीना की मूर्ति उठाकर ले आया था? इसका आंसर जगह महापद्म नंद।
शिशुनाग वंश के बाद मगध पर नंदवंश के हाथों आया और नंदवंश ने में कलिंग पर विजय प्राप्त कर मगध की शक्ति को विस्तारित किया था। यह कार्य महापद्म के शासन काल में हुआ था और महापद्म ने विजय पदक के रूप में जीना की मूर्ति को उठा ले आया था। महापद्म ने एक राट की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ होता है वैसा एकमात्र प्रभुत्ता संपन्न शासक जिसने अन्य सभी शासकों को विनाश कर दिया था। नेक्स्ट है, ईरानी शासक डेरियस ने कब भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर आक्रमण किया था? यह हो जाएगा 516 ईसा पूर्व। 59 नंबर प्रश्न है, भारत ईरान के संबंधों पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, ईरानी लेखक भारत में लेखन का एक रूप लेकर आए जिसे खरोष्ठी लिपि कहा जाता था। दूसरा है, खरोष्ठी लिपि बाएं से दाहिने तरफ से लिखी जाती थी। ये तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। खरोष्ठी लिपि बाएं से दाहिने नहीं बल्कि दाहिने से बाएं लिखी जाती थी। नेक्स्ट है, मौर्य शिल्प कला पर भी ईरानी प्रभाव देखा जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। भारत में पंच चिन्हित सिक्के यानी पंचमार्क सिक्के ईरानी संबंधों से प्रेरित होकर विकसित हुए थे। तो ये कथन गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सही कथन चुनना है तो 1 सही है और 3 सही है। ऑप्शन नंबर बी। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से लेकर आगे के लगभग 200 वर्षों तक भारत ईरान संबंधों का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव सांस्कृतिक क्षेत्र में देखने को मिला। ईरानी लेखक जो है भारत में लेखन का एक नया रूप लेकर आए जिसे खरोष्ठी लिपि कहा जाता है। इसलिए कथन 1 जो है बिल्कुल सही है। दूसरा कथन गलत है क्योंकि खरोष्ठी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखा जाता है, ना कि बाएं से दाईं ओर। तीसरा स्टेटमेंट की बात करें तो मौर्य शिल्प कला पर ईरानी प्रभाव स्पष्टता परिलक्षित होता है। अशोक काल के स्मारकों विशेष रूप से घंटे के आकार के बनने वाले गुंबद एक हद तक ईरानी नमूनों से मिलते जुलते हैं, इसलिए 3 जो है पूर्णतः सही है। और अगर चौथे स्टेटमेंट की बात की जाए तो ईरान के सिक्के भी उत्तर पश्चिमी भारतीय क्षेत्रों में पाए गए हैं, जो कि ईरान के साथ भारत के व्यापारिक संबंधों को सूचित करता है। इस बात का कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है कि ईरान के साथ संधि के प्रभाव से पंच चिन्हित सिक्के भारत में उपयोग हुए हैं, इसलिए चौथा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पोरस नामक एक प्रसिद्ध शासक का राज्य था। पोरस ने सिकंदर का बहादुरी से सामना किया था। पोरस का राज्य किन नदियों के बीच था? तो पोरस का राज्य किस नदी के किनारे किस नदी के बीच था? तो वो हो जाएगा चिनाब और झेलम। नेक्स्ट है 61वां नंबर, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पर किस वंश का शासन था? तो उस समय नंद वंश का शासन था और शासक कौन था? घनानंद। नेक्स्ट है, भारत में द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया कब और कहां से प्रारंभ हुई मानी जाती है? तो जो द्वितीय नगरीकरण जो है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य गंगा घाटी से। भारत में ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के मध्य गंगा के मैदानों घाटी में पुनः नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और इस प्रकार भारत में द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ हुआ। इसी काल के पाली और संस्कृत ग्रंथों में उल्लेखित कौशाम्बी, श्रावस्ती, अयोध्या, कपिलवस्तु, वाराणसी, वैशाली, राजगिरी, पाटलिपुत्र और चंपा जैसे कई नगरों की खुदाई की गई और हर खुदाई में प्रारंभिक काले पॉलिश किए गए बर्तन या इसके मध्यावधि काल के आवास और मिट्टी के संरचनाओं के चिन्ह पाए गए। हालांकि मुझे लग रहा था इसका आंसर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व होगा। एनीवे इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है बुक के हिसाब से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बुद्ध काल यानी ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी। बुद्ध काल में वर्षकार और दीर्घचारायन नामक 2 प्रभावशाली मंत्रियों का उल्लेख किया गया है। उन दोनों का संबंध क्रमशः किस महाजनपद से था? तो वर्षकार और दीर्घचारायन नामक 2 प्रभावशाली मंत्री का उल्लेख है और इनका संबंध मगध और कौशल से है। मगध और कौशल। नेक्स्ट है, ईसा पूर्व 300 के आसपास नगरीकरण के कारण जनसंख्या में काफी वृद्धि हुई थी। निम्नलिखित नगरों को उनकी जनसंख्या के हिसाब से अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में संयोजित करना है, यानी सबसे अधिक जनसंख्या किसकी थी, उसके बाद इस तरीके से। तो सबसे ज्यादा हो जाएगा पाटलिपुत्र का, उसके बाद मथुरा, फिर उसके बाद विदिशा यानी बेशनगर, उसके बाद कौशाम्बी और सबसे कम हो जाएगा उज्जैन। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, प्राकृत ग्रंथों में किन नगर को वनियागामा अर्थात व्यापारियों की बस्ती कहा गया है? वनियागामा। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा ये सब वर्ड पे। इसका आंसर हो जाएगा चंपा। सिक्सटी सिक्स है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र नगर का किस नाम के साथ प्रयोग किया है? तो मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के लिए पोलीब्रोथा यानी पलीबोथरा का उल्लेख किया है। 66 का आंसर हो जाएगा बी।
नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अशोक का इतिहास उसके अभिलेखों के आधार पर पुनर्निर्मित है, जिसकी संख्या डैश है और जो डैश तरह से वर्णित है। तो देखिए जो अशोक के क्या लिखा हुआ है, जिसकी संख्या किसके अभिलेखों के आधार पर किया गया। तो इसके कितने अभिलेख थे, तो 39, और जो 5 प्रकार से वर्णित है। तो अशोक का इतिहास यानी 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक इसके अभिलेखों के आधार पर पुनर्निर्मित है, जिसकी संख्या 39 है, जो बृहद शिलालेख, लघु शिलालेख, विशिष्ट शिलालेख, बृहद स्तंभलेख और लघु स्तंभलेख के रूप में 5 तरह से वर्णित है। समझ गए आप। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए। संस्कृत, पाली, प्राकृत, यूनानी, अरमाइक। उपर्युक्त भाषाओं में से अशोक के अभिलेख में किस किसका प्रयोग हुआ है। तो अशोक के शिलालेख में प्राकृत, यूनानी और अरमाइक, ये तीनों भाषाओं का उल्लेख मिला है। प्राकृत, यूनानी और अरमाइक, यानी 3, 4 और 5। 3, 4, 5, ऑप्शन नंबर सी। अशोक के अभिलेख जो है विभिन्न भाषा और लिपियों में पाए गए हैं। भाषा और लिपियों का चयन क्षेत्र विशेष को ध्यान में रखकर किया गया है। जिन क्षेत्रों में जिस भाषा और लिपि का प्रचलन होता था, उसी भाषा और लिपि के अभिलेख वहां पे पाए गए हैं। अशोक के अभिलेख जो है प्राकृत, यूनानी और अरमाइक भाषा में लिखे मिले हैं। ठीक है, 9th देखते हैं, 69th। अपने राज्याभिषेक के कितने वर्षों के बाद अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध लड़ा गया। तो देखिए अपने राज्याभिषेक के 8 वर्षों के बाद, ये आप जोड़कर भी निकाल सकते हैं। 13वें बृहद शिलालेख में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि राजा बनने के 8 वर्ष के पश्चात कलिंग पर आक्रमण किया गया और विजय प्राप्त की गई। तो इसको याद कर लीजिए। हालांकि अशोक के राज्याभिषेक को लेकर जो है थोड़ा विवाद है, क्योंकि कुछ विद्वान इसे 273 ईसा पूर्व बताते हैं और कुछ 269 ईसा पूर्व। तो ये याद रखना है, 8 वर्ष। नेक्स्ट है, मौर्य प्रशासन में कर निर्धारण और संग्रह के उच्चतम अधिकारी को सन्निधाता कहा जाता था। दूसरा स्टेटमेंट है, मौर्य प्रशासन में राजकोष और भंडार के मुख्य संरक्षक को समाहर्ता कहा जाता था। तो देखिए ना तो पहला कथन सत्य है, ना ही दूसरा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो मौर्य प्रशासन में कर निर्धारण और संग्रह के उच्च अधिकारी को कहा जाता था समाहर्ता, और मौर्य प्रशासन में राजकोष और भंडार के मुख्य संरक्षक को सन्निधाता कहा जाता था। यानी कि दोनों उल्टा दिया गया है। 71वां है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 72वां है, ईसा पूर्व 2री शताब्दी से लेकर 2री शताब्दी ईस्वी तक भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों पर विदेशी वंशों का प्रभुत्व स्थापित हुआ। उनके आक्रमण करने और सत्ता पर स्थापित करने का सही क्रम क्या है। शक, पल्लव, कुषाण, इस प्रकार से आपको मैच करना है। तो इसका आंसर काफी इजी है, बेसिक क्वेश्चन है ये। पहले हिंद यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण। ठीक है, हिंद यूनानी को बैक्टीरियन भी बोला जाता है, उसके बाद शक, उसके बाद पल्लव और कुषाण। नेक्स्ट है 73, गोंडोफर्नेस, जिसके शासनकाल में संत थॉमस ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत आए थे, किस वंश के शासक थे। ये थे पार्थियन। उत्तर पश्चिमी भारत में शाकों के वर्चस्व के बाद पार्थियन आए थे। मूलतः पार्थियन या पल्लव ईरानी थे। ठीक है, ईरान के थे। उन्होंने पहली शताब्दी में उत्तर पश्चिमी भारत में एक छोटे हिस्से पर कब्जा किया, जो यूनानी और शाकों की तुलना में बहुत छोटा था। पार्थियनों के सबसे प्रसिद्ध शासक गोंडोफर्नेस थे। उनके शासनकाल में संत थॉमस ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत आए थे। कथन और कारण। पहला देखते हैं कथन। ईसा पूर्व 2री शताब्दी से लेकर 2री शताब्दी ईस्वी तक भारत में सामंतवाद का बीजारोपण हुआ। कारण, मध्य एशियाई विजेताओं ने छोटे छोटे राज्यों के राजाओं पर अपना शासन थोप दिया था। तो देखिए पहला मतलब ए और आर दोनों सही व्याख्या करता है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। आई मीन दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। आंसर ऑप्शन नंबर ए। भारत में कुषाणों की दूसरी राजधानी कहाँ थी। तो कुषाणों की पहली राजधानी थी पेशावर और दूसरी राजधानी मथुरा। तो कुषाणों की पहली राजधानी पुरुषपुर आपको मिल सकता है, पुरुषपुर, जो कि आधुनिक पेशावर ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, शक संवत की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई थी। शक संवत देखिए कंफ्यूज करने के लिए बहुत ही अच्छे से देगा, ईसा पूर्व बना के देता है, कभी कभी ईस्वी देगा। तो पहले तो विक्रमादित्य काट दीजिए, क्योंकि विक्रम संवत रहता तो हम इसे टिक करते, लेकिन शक संवत जो है कनिष्क के द्वारा, और ये 78 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आधुनिक समय में भारत के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला हिंदुस्तान शब्द का पहली बार स्पष्ट रूप से कब किया गया था। तो इसका आंसर है 3री शताब्दी में।
तीसरी शताब्दी के मध्य तक ससैनियों ने निचले सिंधु क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था और शुरुआत में ससैनियनों ने इस क्षेत्र को हिंदू कहा। यह धर्म के संदर्भ में सूचित करने के लिए किया गया था, क्योंकि ससैनियन लोग सा की जगह पर हा शब्द का प्रयोग करते थे। इन सन 262 ईस्वी के एक ससैनियन अभिलेख में हिंदुस्तान शब्द का स्पष्ट रूप से पहली बार प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, भारत में ज्योतिष विज्ञान के लिए होरोस्कोप का प्रयोग बहुतायत में किया जाता था। होरोस्कोप शब्द किसकी देन है? तो ये यूनानियों की देन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 79 नंबर प्रश्न, वर्तमान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में गोदावरी तट पर स्थित पैठन या प्रतिष्ठान सातवाहनों की राजधानी थी। किस सातवाहन शासक ने इसे राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो वो शासक था वशिष्ठी पुत्र पुलुमयी। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, सातवाहनों की भाषा क्या थी? शासकों की राजभाषा क्या थी? तो इनकी राजभाषा थी प्राकृत। सातवाहन शासकों की राजभाषा प्राकृत थी। उनके सारे अभिलेख इसी भाषा में और ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। कुछ सातवाहन शासकों ने प्राकृत में कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना भी की है। गाथा सतसई या गाथा सप्तशती हाल नामक सातवाहन शासक द्वारा लिखा गया एक महत्वपूर्ण प्राकृत ग्रंथ है। नेक्स्ट है 81वां नंबर प्रश्न, सातवाहन शासन प्रणालियों में ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासन का कामकाज गौलमिका को सौंपा जाता था। गौलमिका सेना की टुकड़ी का प्रधान होता था। इस सैन्य टुकड़ी में क्या शामिल होता था? तो इस सैन्य टुकड़ी में 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक शामिल होते थे। आंसर ऑप्शन नंबर सी। पहला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सातवाहन शासक ब्राह्मण थे और विजयी ब्राह्मणवाद के प्रतीक थे। दूसरा है, सातवाहन शासकों ने बौद्ध भिक्षुओं को भूमि दान कर बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया। तो देखिए, इसका मतलब चुनना क्या है? हमें चुनना है सत्य कथन को। तो इसका आंसर है 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। तो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं पहले हम। सातवाहन शासक ब्राह्मण थे और विजयी ब्राह्मणवाद के प्रतीक भी। प्रारंभ में ही सातवाहन वंश के राजा और रानियां अश्वमेध और वाजपेयी जैसे वैदिक बलि का प्रयोग ब्राह्मणों को दान देकर करते थे। वे बड़ी संख्या में कृष्ण और वासुदेव जैसे ब्राह्मण देवताओं की भी पूजा करते थे। फिर भी सातवाहन शासकों ने भिक्षुओं और भूमि दान कर बौद्ध धर्म को भी बढ़ावा दिया। सातवाहन शासक और उनके बाद इक्ष्वाकियों के समय में आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा और अमरावती बौद्ध संस्कृति के मुख्य केंद्र बन गए थे। इस प्रकार दोनों कथन सत्य है। ठीक है, ब्राह्मण विचार मतलब पहला स्टेटमेंट सुनने के बाद ये स्टेटमेंट आपको गलत लगता, लेकिन ये भी सही है। नेक्स्ट है 83वां नंबर प्रश्न, कथन और कारण है। ठीक है, कथन है, दक्षिण के महापाषाणीय संस्कृति के लोग उन्नत कृषि करते थे। कारण, महापाषाणीय लोगों के कब्रों में लोहे के बने तीर, भाले, खुरचन, हंसिया और त्रिशूल जैसी वस्तुएं बहुतायत में पाई गई है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ए गलत है और आर सही है। तो क्यों गलत है? क्योंकि महापाषाणीय संस्कृति के लोग उन्नत कृषि नहीं करते थे। उनकी कब्रों में लोहे के तीर, भाले, खुरचन, हंसिया और त्रिशूल पाए गए हैं। कब्रों से प्राप्त वस्तुओं में कृषि उपकरणों की तुलना में शिकार करने वाले हथियार की संख्या अधिक थी। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के इतिहास के संदर्भ में तमिश्कम शब्द का क्या तात्पर्य है? तमिश्कम शब्द का क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्तर भारत और सुदूर दक्षिण के बीच का सांस्कृतिक एवं आर्थिक संपर्क। नेक्स्ट है 85वां नंबर प्रश्न, आरंभिक चोलों का मुख्य राजनीतिक केंद्र क्या था, कहाँ था? तो इनका प्राचीन चोलों का मुख्य राजनीतिक केंद्र था उरैयूर। तमिल ग्रंथ और विषय वस्तु। तो पहला देखते हैं, शिल्पादिकारम। शिल्पादिकारम जो है ये एक तमिल महाकाव्य का मुख्य प्रतिपाद्य केवलम और माधवी की प्रेम कहानी है। तो पहला को हो जाएगा सी यानी 3, ये एक प्रेम कहानी है। ठीक है, दूसरा मन्नी मेकलई, इस महाकाव्य का मुख्य प्रतिपाद्य जो है साहित्य कम धार्मिक ज्यादा है। तो धार्मिक तो हो जाएगा 1। फिर उसके बाद है इसका हो जाएगा 1। तीसरा है तिरुकुरल जो है दार्शनिक ग्रंथ है। और तोल्कापियम तमिल व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ है। तिरुकुरम जो इसमें दार्शनिक विचार और सूक्तियां प्राप्त होती है। शिल्पादिकारम तमिल महाकाव्य का मुख्य प्रतिपाद्य कोवलन और माधवी की प्रेम कहानी है। किसकी? कोवलन और माधवी। और मनी मेकलय जो है ये धार्मिक साहित्य ज्यादा है।
तो धार्मिक साहित्य हो जाएगा। आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी। मौर्य काल के दौरान दक्षिण भारत का कौन सा राज्य मोतियों के लिए विशेष रूप से जाना जाता था? तो मोतियों के लिए पांड्य राज्य जो है मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है 88 नंबर, गुप्तकालीन उपाधियां और वर्ण। तो देखिए, वर्मन क्षत्रिय के लिए, शर्मन ब्राह्मणों के लिए, गुप्त वैश्य और दास शूद्रों के लिए। ठीक है, तो एक का 2 बी, ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों में है। दूसरा का ए दोनों में ही है। सी का सी होना चाहिए, तो सी का सी है ऑप्शन नंबर बी में। आंसर है बी। गुप्त काल में धर्मशास्त्रों में विभिन्न वर्णों के लिए अलग अलग उपाधियों की मान्यता दी गई है। शर्मन या मांगलिक उपाधियां ब्राह्मणों के लिए, वर्मन या सशस्त्र उपाधियां क्षत्रियों के लिए, गुप्ता और गुप्त उपाधियां वैश्यों के लिए, और दास या सेवक जैसी उपाधियां शूद्रों के लिए निर्धारित की गई थी। गुप्त संवत की शुरुआत किस शासक ने की थी? गुप्त संवत की शुरुआत जो है चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है, गुप्त काल के दौरान आत्विका या आटविक राज्य से क्या तात्पर्य है? तो आटविक राज्य से क्या तात्पर्य है? तो इसका हो जाएगा विंध्यन क्षेत्र में स्थित वनों के साम्राज्य। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री फाहियान के भारत दौरे का काल क्या है? मतलब फाहियान किस समय भारत आया था? तो ये 399 से 414 ईस्वी तक। उस समय जो है भारत पर चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल था। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने भारत में विक्रम संवत की शुरुआत की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास और अमर सिंह जैसे विद्वानों का आश्रय मिला था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। तो देखिए, इसका आंसर है केवल ऑप्शन 2 और 3 सही है। 2 और 3 क्यों? देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने भारत में विक्रम संवत की शुरुआत की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने भारत में विक्रम संवत की शुरुआत की थी। तो देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रम संवत की शुरुआत नहीं की थी। विक्रम संवत की शुरुआत जो है किसी अज्ञात शासक ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में की थी और उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अतः कथन सत्य नहीं है, पहला। दूसरा है, चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी नहीं था, बल्कि समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था, इसलिए चौथा कथन असत्य है। तीसरा कथन हो गया, यानी दूसरा और तीसरा केवल सत्य है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास और अमर सिंह जैसे विद्वानों को आश्रय मिला था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। हालांकि एक चीज़ मुझे अजीब लग रहा है कि हमेशा से तो मैंने यही पढ़ा था कि विक्रम संवत की शुरुआत जो है विक्रमादित्य ने की थी, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने, बट इसमें तो दिया हुआ है कुछ और ही। एनीवे, चलिए हम बुक के हिसाब से ही आंसर बी मानते हैं, केवल 2 और 3 सही है। नेक्स्ट है, कथन और कारण। मौर्य शासक के विपरीत गुप्त शासकों ने परमेश्वर, महाराजाधिराज और परम भट्टारक जैसे आडंबरपूर्ण उपाधियां धारण की थी। और दूसरा है, गुप्त शासक मौर्य साम्राज्य से अधिक विशाल था। तो दूसरा तो बिल्कुल गलत है, गुप्त साम्राज्य मौर्य साम्राज्य से अधिक विशाल नहीं था। ठीक है, तो इसलिए पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। गुप्त काल में विशेषकर मध्य और पश्चिमी भारत में ग्रामीणों ने राजकीय सेना और अधिकारियों की कुछ निःशुल्क सेवाएं भी प्रदान करनी पड़ती थी। ऐसी निःशुल्क सेवाओं को क्या कहा जाता था? इसे विष्टि कहा जाता था। नेक्स्ट है, गुप्त साम्राज्य को प्रांतों या मंडलों में विभाजित किया गया था, जिसे भोक्ति कहा जाता था। भोक्ति का प्रभारी क्या कहलाता था? तो ऊपरीक कहलाता था। गुप्त शासकों के शाही मुहर पर किस पशु या पक्षी का चित्रण अंकित है? तो वो हो जाएगा गरुड़। रिक्त स्थान की पूर्ति करना। ठीक है, गुप्त शासकों ने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए, जिन्हें उनके अभिलेखों में डैश कहा गया है। तो उनके अभिलेखों में दिनार कहा गया है। नेक्स्ट है 99 नंबर प्रश्न। सन 448 ईस्वी के एक अभिलेख में यह पता चला है कि 5वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में दशमलव प्रणाली अस्तित्व में थी। यह अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह अभिलेख प्राप्त हुआ है इलाहाबाद से। नेक्स्ट है 100 नंबर प्रश्न। 100वां नंबर सवाल है, यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित होने वाला प्राचीनतम भारतीय साहित्य ग्रंथ कौन सा था? तो ये था अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसके लेखक कौन है? कालिदास। और भगवत गीता जो है दूसरा है। ठीक है, पहला प्राचीनतम भारतीय साहित्य ग्रंथ यूरोपीय भाषा में अनुवादित होने वाला अभिज्ञान शाकुंतलम और दूसरा ग्रंथ है भगवत गीता। नेक्स्ट है,
हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत का दौरा करने वाला प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेन कितने वर्षों तक भारत में रहा था? तो ये पूरे 15 साल तक भारत में रहा। ये अगर पूछा जाए कि भारत में कब आया था, तो ये 629 ईस्वी में भारत पहुंचा और 645 ईस्वी तक भारत में कुल 15 वर्षों तक रहा। उसने हर्ष के दरबार में कई वर्ष बिताए और भारत के व्यापक यात्रा की। उसके द्वारा दी गई सूचनाएं हर्षकालीन राज्य व्यवस्था एवं समाज को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो डेट याद रखिए, 629 और 645। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 602 नंबर प्रश्न। पहला है, हर्षवर्धन अपने प्रारंभिक जीवन में वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, नेक्स्ट है, ह्वेनसांग के प्रभाव में आकर हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को अपनाया और इस धर्म का महान संरक्षक बना। हर्षवर्धन ने कनौज को अपनी राजधानी बनाया। ह्वेनसांग की यात्रा के समय बौद्ध धर्म 18 संप्रदायों में विभाजित था। इसका आंसर देखते हैं डायरेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। केवल 2, 3 और 4 सत्य है। कैसे, एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। कथन एक असत्य है क्योंकि हर्षवर्धन अपने प्रारंभिक जीवन में शैव धर्म का अनुयायी था, ना कि वैष्णव धर्म का, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। बाकी दूसरा सही है। ह्वेनसांग के प्रभाव में आकर हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और धर्म का महान संरक्षक बन गया। हर्षवर्धन ने कनौज को अपनी राजधानी बनाया था और ह्वेनसांग की यात्रा के समय बौद्ध धर्म 18 संप्रदायों में विभाजित था। तो ये भी याद रखिएगा, इसलिए आंसर है 2, 3 और 4 केवल सत्य है। नेक्स्ट है, हर्ष का दरबारी कवि कौन था? तो ये हो जाएगा बाणभट्ट। बाणभट्ट जो है हर्ष के दरबारी कवि थे और इन्होंने जो है हर्ष चरित्र नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, महाबलीपुरम स्थित रथ मंदिरों के निर्माण प्रसिद्ध पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने करवाया था। उसमें कुल कितने रथ मंदिर है? तो इसमें कुल 7 रथ मंदिर है। नेक्स्ट है 105वां नंबर प्रश्न, दक्षिण भारत के इतिहास के संदर्भ में ऊर सभा और नगरम का क्या तात्पर्य है? ऊर सभा और नगरम गांव के प्रकार है। ऊर जो है ये एक सामान्य प्रकार का गांव है जहां किसान जातियां रहती है और जिनकी जमीनें शायद सार्वजनिक होती थी, जबकि सभा गांवों का दूसरा प्रकार है जिसमें ब्रह्मदेव गांव या ब्राह्मणों को दिए जाने वाले गांव आते थे। और नगरम की बात की जाए तो ये एक प्रकार के गांव व्यापारियों और सौदागरों के वर्चस्व वाले थे। संभवतः व्यापार में गिरावट आने पर गाँवों में आकर बस गए व्यापारियों के कारण ऐसा हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पल्लव वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो पल्लव वंश के वास्तविक संस्थापक थे सिन्हवर्मन। पल्लव वंश के असली संस्थापक सिन्हा वर्मन को माना जाता है। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। नेक्स्ट 107 नंबर, चालुक्य शासन वाले क्षेत्रों में गांव का संचालन बुजुर्ग करते थे जिन्हें डैश कहा जाता था? तो इन्हें महाजन कहा जाता था। 108वां नंबर प्रश्न देखते हैं। स्टेटमेंट पहला, 5वीं शताब्दी तक सॉरी 5वीं शताब्दी तक आदर्शवादी दर्शन के प्रतिपादकों ने भौतिकवादी दर्शन की खूब आलोचना की और अनुष्ठानों एवं आध्यात्मिकताओं के जरिए मोक्ष प्राप्ति पर बल दिया। आदर्शवादी दर्शन के विचारों ने वैज्ञानिक जांच और तर्क संगत सोच की प्रगति को रोक दिया। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों कथन जो है सत्य है। आंसर ऑप्शन नंबर सी। 109वां नंबर प्रश्न है, कथन और कारण। ईस्वी सन की शुरुआत तक भारत में दर्शन की 6 शाखाएं विकसित हो चुकी थी। उस समय तक भारत में राज्य और वर्ण भेद आधारित सामाजिक व्यवस्था मजबूती से स्थापित हो गया था। दोनों कथन सत्य है और व्याख्या भी सही है, इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय दर्शन प्रणाली में परमाणु सिद्धांत की व्याख्या की गई है? तो परमाणु सिद्धांत की व्याख्या जो है वैशेषिक दर्शन में मिलती है। प्राचीन भारतीय दर्शन प्रणाली की वैशेषिक शाखा भौतिक तत्वों या द्रव्यों की चर्चा को महत्व देता है। नेक्स्ट है 111वां नंबर प्रश्न, वेदांत दर्शन का मूल आधार ग्रंथ ब्रह्मसूत्र किसकी रचना है? तो ब्रह्मसूत्र बादरायण की रचना है। नेक्स्ट है 112वां नंबर प्रश्न, तथ्य और काल। तथ्य और काल, तो पहला देखते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्राचीनतम लौह उपकरण के साक्ष्य। तो कौशल और विदेह में वैदिक लोगों का विस्तार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्राचीनतम लौह उपकरणों के प्रमाण और पांचाल और विदेह में उपनिषदों का संकलन। काफी डिटेल्स में दिया गया है, तो इसका आंसर देखते हैं। देखिए, कौशल और विदेह में वैदिक लोगों का विस्तार 500 ईसा पूर्व हो जाएगा। पांचाल और विदेह में उपनिषदों का संकलन 600 ईसा पूर्व। पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्राचीनतम लौह उपकरण के प्रमाण 700 ईसा पूर्व। और पांचाल नहीं,
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्राचीनतम लौह उपकरण के साँचे 800 ईसा पूर्व। तो एक लास्ट बचा है 800 ईसा पूर्व। तो आंसर क्या होना चाहिए? CADB। CADB ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सूची 1, सूची 2। सूची 1 में शताब्दी और सूची 2 में प्रमुख तथ्य या घटनाएं कब घटी थी। तो चलिए मिलाते हैं। शून्य की खोज जो है, शून्य की खोज दूसरी शताब्दी, ठीक है, दूसरी शताब्दी में शून्य की खोज। 5वीं शताब्दी में शुल्ब सूत्रों ने माप और ज्यामिति शुल्ब सूत्र में माप और ज्यामिति ज्ञान दिया। कौन सा? तीसरी शताब्दी में, ठीक है। उसके बाद 5वीं शताब्दी में, नहीं 5वीं शताब्दी में था, सॉरी, 5वीं शताब्दी में शुल्ब सूत्र में माप और ज्यामिति ज्ञान दिया। तीसरी शताब्दी में खगोल विज्ञान और औषधि का स्वतंत्र विकास हुआ। तीसरी शताब्दी में खगोल विज्ञान, और जो लास्ट बच गया उसे लास्ट से मिला दीजिए। इसका आंसर देना चाहिए 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर सी। पाणिनि द्वारा लिखित संस्कृत व्याकरण के ग्रंथों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है अष्टाध्यायी के नाम से। नेक्स्ट है सुश्रुत ने अपने चिकित्सा शास्त्र का प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा के लिए इस्तेमाल होने वाले कितने प्रकार के औजारों का उल्लेख किया है? तो ये हो जाएगा 121 प्रकार के औजारों का उल्लेख किया है। तो 121 11 के स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार याद रखिए। भारत में व्यवहारिक ज्यामिति का प्रणेता किसे माना जाता है? तो इसका हो जाएगा अपस्तंबा, अपस्तंबा हो जाएगा। नेक्स्ट है रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्दों के आधार पर करना है। वराह मिहिर की प्रसिद्ध ग्रंथ बृहद संहिता डैश में लिखी गई है। तो बृहद संहिता कब लिखी गई है? दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। इसका आंसर है 6ठी शताब्दी ईस्वी में लिखी गई है। पाली ग्रंथों में लिखी गई टीकाओं को क्या कहा जाता है? पाली भाषाओं में लिखी गई टीकाओं को अट्ठकथा कहा जाता है। अट्ठकथा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दक्षिण भारतीय भाषाओं के विकास क्रम के कालक्रमानुसार उचित रूप से प्रदर्शित करता है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, कन्नड़, तेलुगु। आंसर डायरेक्ट बता देती हूँ मैं, तमिल, कन्नड़, तेलुगु। तमिल, कन्नड़, तेलुगु। दक्षिण भारत में तमिल सबसे पुरानी भाषा है। ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में संगम साहित्य इसी भाषा में लिखा गया था। तमिल के बाद दक्षिण भारत में कन्नड़ भाषा का विकास हुआ। तेलुगु और मलयालम जैसी भाषाएं बहुत बाद में विकसित हुई थी। अतः ऑप्शन नंबर बी सही है, तमिल, कन्नड़ और तेलुगु। तो दोस्तों तमिल तमिलनाडु में बोली जाती है, कन्नड़ कहाँ बोला जाता है? कर्नाटका में, और मलयालम केरल में बोला जाता है, ठीक है, तेलुगु आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्राचीन भारतीय समाज को मध्ययुगीन समाज में बदलने का मुख्य कारण भूमि अनुदान की प्रथा को माना जाता है। दूसरा है सरकारी अधिकारियों को भूमि अनुदान दिए जाने से उस क्षेत्र में राजकीय नियंत्रण में वृद्धि हुई। कौन सा कथन सही है? तो पहला देखिए सही है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है कि प्राचीन भारतीय समाज को मध्ययुगीन समाज में बदलने का मुख्य कारण था भूमि अनुदान की प्रथा। सरकारी अधिकारियों को भूमि अनुदान देने से राजकीय नियंत्रण में वृद्धि नहीं बल्कि कमजोर होता है। तो पहला पूर्णतः सही है। प्राचीन भारतीय समाज को मध्ययुगीन समाज में बदलने का मुख्य कारण भूमि अनुदान की प्रथा थी। ऐसा प्रथा मुख्यतः गुप्त शासन में शुरू हुआ था और उसके बाद और विकसित होती चली गई। भूमि अनुदान मुख्यतः ब्राह्मणों एवं सरकारी अधिकारियों को दी जाती थी और भूमि अनुदान से जुड़ी एक खास बात यह थी कि इसके द्वारा उन क्षेत्रों के लोगों को नियंत्रित करने का दायित्व भी हस्तांतरित हो जाता था, जिसके कारण उन क्षेत्रों में राजकीय नियंत्रण में गिरावट आई। इसलिए दूसरा कथन गलत है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया पद सोरा क्या है? तो हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया शब्द सोरा जेनरेटिव, एक मिनट, तो यहाँ से देखिए करंट अफेयर के प्रश्न शुरू हो चुका है, हिस्ट्री के प्रश्न खत्म हो गए। तो चलिए करंट अफेयर के प्रश्न भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है करंट अफेयर का, हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया शब्द सोरा क्या है? तो सोरा जो है जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है। सोरा एक जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है जिसका निर्माण ओपन एआई ने किया है। सोरा जेन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम की एक श्रेणी है जो टेक्स्ट प्रॉम्प्ट को वीडियो में बदल सकता है। उसके अलावा सोरा 3D स्पेस में मूविंग ऑब्जेक्ट के विश्लेषण के काम में भी सहयोगी है। नेक्स्ट है वर्ष 2023 का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है? तो 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है रामभद्राचार्य और गुलजार को। तो ऑप्शन केवल 2 और 3 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। रामभद्राचार्य और उर्दू के प्रसिद्ध कवि गुलजार को सम्मानित किया गया 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से। और
साहित्य में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत विजेताओं को 11 लाख रुपए की नगद और वाग देवी की एक मूर्ति और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? जी शंकर कुरूप को दिया गया था 1965 में। और महिला की बात की जाए तो आप कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट है 123वां नंबर प्रश्न। COP 28 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है COP 28 का सम्मेलन दुबई संयुक्त अरब अमीरात में हुआ, जिसमें 197 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में वैश्विक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2050 तक 3 गुना करने के लक्ष्य घोषित किया गया है। कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन सही है। COP 28, COP मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, UNFCCC के अंतर्गत आयोजित होने वाला सम्मेलन है। COP 28 का सम्मेलन दुबई संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था, जिसमें 197 के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें सभी देशों ने ग्लोबल वार्मिंग की रोकथाम के लिए अपने पहलों को प्रस्तुत कर भविष्य के बारे में चर्चा की। और इस सम्मेलन में की गई घोषणा का लक्ष्य वर्ष 2050 तक वैश्विक परमाणु ऊर्जा दक्ष क्षमता को 3 गुना बढ़ाना है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार करना है। पहला है भारत और फ्रांस ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की आधिकारिक घोषणा 30 नवंबर 2015 को पेरिस में की थी। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ईसा का लक्ष्य 2050 तक 1000 गीगावाट सौर क्षमता तैनात करना है। गलत है, ये 2030 तक ना कि 50 तक। 2030 तक 1000 गीगावाट की क्षमता तैनात करना इसका लक्ष्य है। और इसका मुख्यालय नोएडा में है। गलत, इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है तथा डॉक्टर अजय सूद महानिदेशक है, तो अजय माथुर महानिदेशक है। ठीक है। नेक्स्ट है माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश बन गया है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। हाल ही में यूरोपीय देश माल्टा जो है ईसा में शामिल होने वाला 119वां देश है। ध्यान रखिए 119, इसलिए कथन 1 और 4 सही है। आंसर क्या है? 1 और 4। 125वां है ओडिशियन अंतरिक्ष यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, यह चंद्रमा के अध्ययन से संबंधित नासा का एक महत्वाकांक्षी मिशन है। यह मिशन आर्टिमस अभियान का हिस्सा है, तो दोनों कथन जो है सही है। चलिए 126वां देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और मेजबान देश। पहला देखिए सांग्री लो डायलॉग सिंगापुर, म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन हो जाएगा जर्मनी, और रायसीना डायलॉग भारत। आप दो तो मुझे यकीन है सबको पता होगा, तो एक मैच कर लीजिए। सांग्री ला डायलॉग सिंगापुर हो जाएगा, म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन जर्मनी और रायसीना डायलॉग भारत। तो ऑप्शन नंबर डी नहीं, डी इसका आंसर होना चाहिए। 2, 3 और 1। 127वां नंबर प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह यूएसए चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में शीर्ष रैंकिंग वाले देश यूएसए, यूके और फ्रांस है। इस सूचना में भारत की रैंकिंग 41 है। कौन सा कथन गलत है? यहाँ ध्यान रखिए क्या पूछा जा रहा है, सही नहीं है यानी कि गलत है। ऑप्शन नंबर 3 केवल गलत है। यह सूचकांक भारत की रैंकिंग 41 नहीं बल्कि 42 है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक का 12वां संस्करण था ये, और यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया गया है। इस सूचकांक में शीर्ष रैंकिंग वाले देश में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो यूएसए, यूके और फ्रांस। चलिए आगे देखते हैं 128वां नंबर प्रश्न। लोकपाल के स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, मैं आंसर बता देती हूँ आपको सिर्फ। 128 का आंसर देखिए, आप पढ़ लेना इसको वीडियो को पॉज करके, मैं आंसर फटाफट बता देती हूँ। इसका आंसर 1 हो जाएगा। 129 नंबर का क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है। 130 नंबर का आंसर है ए। 131 का आंसर है डी। 132वां नंबर प्रश्न आंसर है बी। 133 का आंसर हो जाएगा डी। 134 का आंसर है सी। 135 का आंसर है सी। 136 नंबर प्रश्न का आंसर है बी। 137 का सी। 138 का आंसर, 137 का सी बताया मैंने। 138 का डी। 139 की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 140वां का आंसर है बी। 141 का आंसर है ए।
142 का सी, 143 का आंसर हो जाएगा ए, 144 का आंसर है सी, 145 का आंसर है बी, 146 का आंसर है, 147 का देखते हैं, 147 का आंसर है सी, 148 का आंसर हो जाएगा डी, 149 का आंसर है ए। और आज का आखिरी प्रश्न मैं पढ़ देती हूँ। गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का समापन हुआ। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 71 पदक के साथ समग्र रूप से शीर्ष स्थान पर रही। सत्य कथन का चयन करना है। आंसर है दोनों कथन सत्य है। हाल ही में गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का समापन हुआ। चंडीगढ़ जो है 71 पदक के साथ समग्र रूप से शीर्ष स्थान पर रहा। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।